हो जाए. So for the sake of recording, hello everyone, this is chemistry lecture number 3. इससे पहले हमारे 2 lectures हो चुके हैं of very short duration and I'll be posting the recording of those lectures also. So this is lecture number 3 of chemistry. मैं screen sharing on कर रहा हूँ and we are officially going to start our class. I hope everybody will be able to look at our screen. तो आप बताइए screen दिख रहा है हम लोगों को? Screen दिख रहा है? Yes sir. चलिए ग्रेट. Yes, सब sir. लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes sir. चलिए. Yes. हाँ, तो देखिए ये हमारी 3rd क्लास है और हम इसमें अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं. मिहिर जो आपने बोला था उसको भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास, सो डोंट वरी. ठीक है. Okay sir. हाँ. अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये 3rd लेक्चर है और धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ रहा है. कुछ मतलब बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस हमने नहीं किया हुआ था, तो धीरे धीरे हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ा रहे हैं और चैप्टर भी आगे बढ़ा रहे हैं. इससे पहले कि हम जो है वो मोल को इंट्रोड्यूस करें, अब देखिए मोल कंसेप्ट है वो, इसीलिए चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. बट एक हिस्टोरिकल रेफरेंस की चीज है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. बहुत पहले आई थी ये थ्योरी, आप देख सकते हैं मोर देन 200 इयर्स बैक. तो ये मेनली इसका कोई अभी एज सच रिलेवेंस नहीं है, बट जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं जनरल इंटरेस्ट के लिए, वैसे ही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स कभी कभार पूछ लिए जाते हैं. आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर राइट नाउ वी आर इन 2021, बट 2020 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था. 2020 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था. जेई मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ था. इवन आई रिमेम्बर नीट में भी इससे रिलेटेड जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी रिलेटेड हमारे सवाल पूछ लिए जाते हैं. तो है तो ये बहुत सिंपल सी चीज, आपने जूनियर क्लासेस में भी इनको पढ़ा हुआ होगा और ज्यादातर पॉइंट्स इनके अभी रॉन्ग भी हो चुके हैं. ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ये कोई सैक्रोसैंट नहीं है. कई सारे इसके ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अब गलत भी प्रूव हो चुके हैं, मगर तब भी एटलीस्ट पॉइंट्स क्या थे वो हमको पता होना चाहिए. गलत इसलिए हो चुके हैं आज की डेट में, इररिलेवेंट इसलिए हो चुके हैं क्योंकि आप डेट देख सकते हैं कि ये कितने साल पहले आई थी. तो अभी 2021 चल रहा है और ये थ्योरी कब आई थी सोचिए, 1808 में. तो ये बहुत ही कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स है. आइए हम जरा इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं, फिर लिखेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि कैसा इन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो वो भी हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा. तो हाँ भाई, इसके क्या जरा पोस्टुलेट से पढ़ते हैं. दीपाली भाई आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है. कैन यू हैव अ लुक एट द स्क्रीन प्लीज, रीड आउट. Elements consist of small individual particles called atoms, and atoms take part in the chemical reactions. Okay, elements consist of small indivisible particle called atoms, and atoms take part in chemical reaction. मैम डू यू अग्री विद दिस पॉइंट कि अभी अभी जब ये दिया गया था तब तो एक पोस्टुलेट था, क्या आज की डेट में क्या आप इस पॉइंट को सही मानती हैं या गलत मानती हैं? हाँ भाई बताइए दीपाली, आप इस पॉइंट को आपके अकॉर्डिंग ये पॉइंट अब आज की डेट में सही है या फिर लाइक गलत है या फिर आई डोंट नो, यू विल पास इट ऑन. बताइए. पता नहीं मुझे. पता नहीं. जो ओके ओके ओके. हाँ भाई रैयान आप बताइए, अब आज की डेट में ये पॉइंट सही है या गलत है? सर सही है. सही है. ओके. ऋचा पांडे आप बताइए, आज की डेट में पॉइंट सही है या गलत है? गलत है. Why it's wrong, ma'am? Why it's wrong? Atoms consist of electrons, protons and neutrons. Yes, exactly. Very good. देखिए दीपाली, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उनको इनडिविजिबल बताया हुआ है, जिसको और तोड़ा नहीं जा सके, जिसके टुकड़े नहीं हो सके. बट अब हमको मालूम है कि एटम्स को तो डिवाइड किया जा सकता है या नहीं? Yes. बताइए दीपाली, किया जा सकता है या नहीं? Yes sir. क्योंकि एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, और इनके ये सबको हमने एटम के अंदर से निकाल लिया है या नहीं निकाला है? निकाल लिया. तो कोई अगर हमसे ये कह रहा है, कि ठीक
आपके एटम बहुत ही छोटा था और वो इनडिविजिबल था, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये तो पॉइंट अब आज की डेट में तो अब गलत है ना, आज की डेट में तो ये गलत है ना। Yes, sir. ओके, सो दिस पॉइंट इज रॉन्ग। और इसको रॉन्ग कौन सा, किस शब्द पे हमको ध्यान देना है, किस शब्द पे हमको ध्यान देना है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। दिस इज रॉन्ग इन 2021, दिस इज रॉन्ग। तो मैं, जैसा कि मैंने बोला था, इमोशनल नहीं होना है। जैसे मैं ज्यादातर इसके पॉइंट लिखाऊंगा और उनको गलत प्रूफ कर दूंगा, तो बहुत से लोग इसमें नाराज भी हो जाते हैं कि क्या सर आप सारे पॉइंट बता रहे हैं, लिखवा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं सब गलत है, सब गलत है, तो हमको लिखवाई क्यों रहे? सर, कोई चीज आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में लिखवाई जा रही है कि ये पहले के पॉइंट थे, इनमें से ज्यादातर पॉइंट अब आज गलत हो चुके हैं, बट तब भी एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इस पे एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। सो प्लीज राइट दिस पॉइंट, लिखिए। और यहाँ पे भी लिख लिए कि ये गलत है, दिस पॉइंट हैज बीन प्रूवन रॉन्ग, जैसे कि ऋचा पांडे ने बताया ये गलत है। पहला पॉइंट लिखें, फिर आप बताइए, सो दैट वी कैन मूव अहेड। So 1 minute, sir. ओके, दिस अ लेंदी पॉइंट, थोड़ा सा शुरुआत में बोरिंग भी लगेगा, बट जैसे कि मैंने आपको बताया इस पे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। Yes, sir. कि एवरीवन, सबने लिख लिया? Yes, sir. चलिए, प्रत्यक्ष Yes, गुप्ता, sir. प्रत्यक्ष गुप्ता सेकंड पॉइंट पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है? Atoms of a same element are alike in all respect. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स के एटम हर प्रकार से अलाइक हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। क्या आप इस पॉइंट से अग्री करते हैं सर? बताइए। तो नहीं। क्यों 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 क्यों? क्यों अग्री नहीं करते? सर एलिमेंट्स में सर अलग अलग हो सकते हैं सर एटम्स। कैसे कैसे, थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए। आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, कैसे हो सकते हैं अलग? सर ये वाली चीज नहीं आ रही सर समझ में अब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लक्षिता, आप बताइए, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट, क्या आप इस पॉइंट से एग्री करती हैं? लक्षिता, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, सर, एक बताइए। एलिमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम हो सकते हैं। जैसे कब हो सकते हैं, बताइए कब हो सकते हैं? ये वर्ड सुना है हम लोगों ने, Isotopes. आइसोटोप्स। अगर आइसोटोप्स हो तो सेम एलिमेंट है, मगर हर रिस्पेक्ट में अलाइक तो है नहीं। आइसोटोप्स तो सेम एलिमेंट है, मगर उनका मास क्या है? डिफरेंट। तो दे आर नॉट अलाइक, दे आर नॉट अलाइक। अग्रीड और नॉट? Yes, sir. अग्रीड और Agreed. नॉट? अग्रीड और नॉट, बताइए। Sir, agreed. तो देखिए, प्रत्यक्ष कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? Yes, sir. आइसोटोप्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के होते हैं, मगर वो हर प्रकार से तो एक जैसे नहीं होते, उनका मास डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, बट तब भी ये पॉइंट तो हम लिख ही सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि आज के सिनेरियो में ये पॉइंट गलत है, रॉन्ग है, बिकॉज दे आर नॉट अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट। यस सर। ठीक, तो लिख Yes, लीजिए sir. प्लीज। पॉइंट नंबर 2, प्लीज राइट एवरीवन, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट। आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट। ब्रैकेट में लिख लेंगे ये पॉइंट रॉन्ग है आइसोटोप की वजह से। ब्रैकेट में वी विल सिंपली राइट नॉट ट्रू। ब्रैकेट में हम ऐसे करके लिख लेंगे नॉट ट्रू। अभी तक 2 पॉइंट लिखवाए, दोनों पॉइंट गलत हो चुके हैं। ब्रैकेट में आई विल राइट लाइक दिस, नॉट ट्रू बिकॉज ऑफ आइसोटोप, not true because of isotope. I'll write like this in the bracket.
Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. चलिए, अगला पॉइंट भी बहुत मिलता जुलता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। जो अलग अलग Yes, sir. अलग एलिमेंट के एटम्स हैं वो हर प्रकार से डिफरेंट है, हर प्रकार से डिफरेंट है। Wrong, पॉइंट sir. नंबर 3, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। Wrong, sir. Wrong, sir. श्लोक, श्लोक आवाज आ रही है? श्लोक, कैन यू हियर मी? Yes, sir. श्लोक, आप थर्ड पॉइंट से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? Sir, disagree. Why you disagree with the point number 3? Sir, because of isotones and isodiapers. ठीक, आइसोबार भी बोल सकते हैं। आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं और उनका मास डिफरेंट होता है। तो थर्ड पॉइंट भी काइंड ऑफ डिसएग्रीड वाला ही है, एकदम ट्रू तो नहीं है। तो इन्होंने सर सेकंड वर्ड क्या बोला था सर? आइसोटोन्स एंड आइसोडाइफर्स अभी आगे पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ओके सर। ठीक, आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, सब पढ़ाऊंगा अभी 11th एंट्रेंस के लिए भी और अदरवाइज भी। किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में हर कोई चैंपियन बनेगा। लिख लिया? पॉइंट नंबर Yes. 3 लिख लिया? यस सर। Yes, sir. चलिए, फोर्थ पॉइंट काइंड ऑफ थोड़ा सा ठीक भी है कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो दूसरी बात है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में हम एटम्स Yes, sir. क्रिएट भी कर लेते हैं और एटम डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं। Yes, एटम्स sir. क्रिएट भी कर लेते हैं और एटम डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में तो ऐसा हो सकता है। फिफ्थ वाला पॉइंट सही है, कुछ हद तक सही है। फिफ्थ वाला पॉइंट करेक्ट है। फिफ्थ वाला पॉइंट नंबर 5 इज करेक्ट। श्रेया दुबे पढ़िए, पॉइंट 5 पॉइंट पढ़िए। Atoms combine in a fixed small whole number ratio to form molecules. Atoms combine in a fixed small whole number ratio to form molecules. ठीक है? यस सर। प्रत्यक्ष गुप्ता जी बताइए, आप क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष बताइए, यू आर रेजिंग हैंड, Sir, बताइए प्रत्यक्ष। सर फोर्थ वाले में सर क्या लिखे हैं सर? इज इट ट्रू और रॉन्ग? ठीक, अब हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। फोर्थ पॉइंट के बारे में प्रत्यक्ष ने पूछा है सर, उसके बारे में हम ऐसे बोल सकते हैं, फोर्थ पॉइंट के बारे में हम ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रू है ये किसके लिए? यदि हम किसको देख रहे हो? केमिकल Chemical रिएक्शन। बट इट कैन बी क्रिएट भी हो सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं यदि हम किसको देख रहे हो? न्यूक्लियर। Nuclear reaction. न्यूक्लियर रिएक्शन। तो सर डाल्टन के टाइम में न्यूक्लियर रिएक्शन तो थे नहीं सर, वो तो बाद में आए हैं सर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक्चुअली में प्योर सही डिस्कवरी हुई है। तो ये जो आप पूछ रहे हैं कि फोर्थ पॉइंट के बारे में हम क्या लिखेंगे, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू है वो केमिकल रिएक्शन के लिए, बट फॉल्स है क्योंकि उनको क्रिएट भी किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। किस किस केस में? न्यूक्लियर रिएक्शन। तो प्रत्यक्ष, टू आंसर योर क्वेश्चन, फोर्थ वाला पॉइंट सच है केमिकल रिएक्शन के लिए, बट झूठ है या गलत है यदि हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन की। अग्रीड सर? यस सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। ठीक, शुरुआत में मैं जरा धीरे धीरे चल रहा हूं, सो लाइक पीपल माइट फाइंड इट अ बिट बोरिंग, बट डोंट वरी, धीरे 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 इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रेजुअली आगे बढ़ेगी। 2-4 क्लास में इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। अगर लिख लिया है फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट अगर लिख लिया है तो बताइए, हम आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. पांचों Yes, पॉइंट्स sir. लिख लिए, ऑल 5 पॉइंट्स Yes, sir. रिटन। यस सर। सादे इलियास वाला आपने लिख repeat लिया? कर दीजिए। जी जी मैम। सर फिफ्थ वाला रिपीट कर दीजिए। Fifth, atoms combine in fixed small whole number ratio to form molecules. पहले मैम लिखिए, फिर मैं समझा रहा हूँ, लिखिए फिर समझा रहा हूँ, डोंट वरी।
अगर लिख लिया सबने तो बताइए। सादिक, आवाज आ रही है आपको? सादिक इलियास, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो बताइए। पांचों पॉइंट्स लिख लिए तो आई शैल मूव अहेड एंड एक्सप्लेन यू द पॉइंट नंबर 5। यस सर। चलिए देखिए, यहां पर 3 वर्ड यूज हो रहे हैं श्रेया। एक क्या यूज हो रहा है? फिक्स्ड, दूसरा क्या यूज हो रहा है? स्मॉल, और तीसरा क्या यूज हो रहा है? होल नंबर। ठीक है, Yes, sir. चलिए आइए मैम इसको समझते हैं। जैसे कि ये देखिए, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? H2O. And if I balance this equation like this is the balanced equation. अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है तो देखिए H2 का मास 2 होता है, और क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो ओवरऑल मास हो जाएगा 4। तो 4 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन ये कंबाइन कर रही है, कंबाइन करी। ऑक्सीजन का मास 16 होता है और O2 का मास 32 होता है। कंबाइन कर रही है 32 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 32 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। 4 यूनिट्स हाइड्रोजन, यही सब हमें आगे मोल में पढ़ना है। 4 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन ये कंबाइन कर रही है 32 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ में। और ये रेशियो फिक्स है, लाइक दिस रेशियो इज फिक्स, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज कि ये 4:32 के रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, या मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 1:8। 1:8 ये रेशियो फिक्स भी है, ये रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो भी है। जब भी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके अगर पानी बनाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। श्रेया, किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं? 1:8। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो हमेशा 1:8 के रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। अगर ये रेशियो चेंज हो जाएगा तो फिर कंपाउंड जो बनेगा वो पानी नहीं बनेगा, वो फिर कुछ और बनेगा। ठीक है, Okay, sir. तो वो यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट था वो यही आपको हाईलाइट करना चाह रहा था कि जब भी एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो वो किसी फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करके कोई नया मॉलिक्यूल बनाएंगे। दैट रेशियो इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका रेशियो भी फिक्स रहता है। ठीक है, Okay, sir. चलिए तो आई होप सब लोगों ने पांचों पॉइंट्स लिख लिए होंगे। Yes, sir. Yes, sir. अब यहां से देखिए हम थोड़ा सा अपना बेस बनाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे काफी फायदा मिलेगा और ये हमें आगे भी हेल्प करेगा। एक तो ये इस चैप्टर में हेल्प करेगा, और ये हमको जो हमारा एक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर था 9th क्लास में, वो भी हमारा पूरा कवर हो जाएगा और हमको 11th इंट्रेंस में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोनों फायदे हमको मिलने वाले हैं और हमको काफी एडवांटेज होने वाला है। तो इस क्लास को काफी ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज नहीं समझ में आए वो प्लीज बोलिएगा। तो आई विल स्टार्ट। What do we mean by atomic mass? एक नॉर्मल एक हिंदी का वर्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं यार एटॉमिक मास का मतलब बताओ, एटॉमिक मास से आप क्या समझते हैं, तो इसके लिए कोई ज्यादा जो है वो रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। भाई एटॉमिक मास का क्या मतलब है? एक एटम का मास। एटॉमिक मास मींस मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास मींस मास ऑफ एन एटम, एज सिंपल एज दैट। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि एटॉमिक मास का क्या मतलब है, तो मैं तो उसे हिंदी में बोलूंगा यार, एटम के मास को ही, एटम के मास को ही एटॉमिक मास कहते हैं। एटम के मास को ही एटॉमिक मास कहते हैं। As simple as that. एटम के मास को ही एटॉमिक मास कहते हैं। That's it. That's it. इससे ज्यादा मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। एटम के मास को ही हम एटॉमिक मास कहते हैं। So please write atomic mass means mass of one atom. ठीक, mass of an atom. Please write atomic mass की डेफिनेशन लिखिए। एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखिए, वेरी सिंपल, मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम, एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखिए, मास ऑफ एन एटम।
भाई एक लाइन की डेफिनेशन आएगा, इसमें तो किसी बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लिख लिया आपने, लिख लिया, मास ऑफ एन एटम लिख लिया। Yes, sir. चलिए अब ये देखिए, यहां पर जो है वो क्या कहते हैं कि हमने हर एटम का मास को हमने मेजर किया। अब ये देखिए, हमने कार्बन का जो है वो क्या कहते हैं कि एक एटम लिया। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एटॉमिक मास का मतलब क्या है? नेहा बताइए, एटॉमिक मास का क्या मतलब है? So mass of an atom. हाँ, एक एटम के मास को ही हम क्या बोलेंगे कि भाई ये आपका एटॉमिक मास है, ठीक है? Yes, sir. ओके। अब जो है वो जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुई तो ये एक टेक्निक आई अराउंड 1960s तक में डेवलप हो चुकी थी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। एक टेक्निक आई मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का मास भी मेजर कर सकते थे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री ने हमको हेल्प किया, एक साइंटिफिक टेक्निक डेवलप हुई। इट हेल्प्ड अस in calculating mass of very small objects like atom। अब सोचिए, एटम इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा एटम है, उसका मास को मेजर करना कोई आसान सी बात नहीं है। इतने ये कोई आसान सी बात नहीं है। ये इतना छोटी चीज जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, उसके मास को मेजर करना, ये लाइक इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट एन इजी थिंग। बट तब भी 1960s तक ये इनडायरेक्ट वे में एक टेक्निक डेवलप हो गई थी। फिजिसिस्ट ने एक टेक्निक डेवलप कर ली थी मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, जिससे बहुत छोटी चीजों का, जिनको हम अच्छे से देख भी नहीं पा रहे हैं, उनका भी हम मास मेजर कर सकते थे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री हेल्प कर रही है टू मेजर मास, टू मेजर या क्वांटिफाई, टू मेजर मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम। तो हमने क्या किया कि हमने सारे एटम्स का मास मेजर करना शुरू किया। उसी में हमने कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम का भी मास मेजर किया, और वो मास इतना आया 1.992648 into 10 raised to the power -23 grams। ये एक कार्बन 12 एटम का ये एक मास आया 1.992648 into 10 raised to the power -23 ग्राम। ये एक कार्बन 12 एटम का मास निकाला गया। ये आप ये देख रहे हैं, इस चीज पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ही छोटा नंबर है, क्योंकि 10 की पावर क्या लिखा हुआ है? -23। इसका मतलब है कि जो है वो, अगर जैसे मैं 10 की पावर सोचिए -3 लिखता हूं, तो वो क्या हो जाता है? 0.001। अब मैं 10 की पावर -23 लिख रहा हूं, तो बहुत छोटा नंबर होगा। तो आप ये एक्सपेक्ट भी करिए कि एक एटम का मास कोई बहुत ज्यादा तो होगा नहीं। तो ये जो हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री से निकाला, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इसमें ये 12 क्या लिखा हुआ है? ये 12 क्या लिखा हुआ है? कार्बन 12 में 12 क्या लिखा हुआ है? व्हाट डज दिस 12 मींस? हाँ, ये कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, और एक होता है कार्बन 14। तो सबसे ज्यादा अबंडेंट आइसोटोप कौन सा होता है कार्बन का, जो कि हम सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड में अदरवाइज यूज करते हैं? कार्बन 12। तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम ये 1.992648 into 10 की पावर -23 ग्राम ये कैलकुलेट किया गया मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। सो प्लीज राइट दिस फर्स्ट पॉइंट, प्लीज राइट दिस फर्स्ट पॉइंट। मैं इधर दिखा रहा हूं और वो लिखा हुआ भी है, ठीक? ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है? हाँ भाई दीपाली पढ़िए, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पढ़िए क्या लिखा हुआ है, यहां से पढ़िए मैम। Using mass spectrometry, mass of one carbon 12 atom was found to be 1.992648 into 10 raised to the power -23 grams, which ओके is ओके, equal to हाँ, which is equal absolute mass of one carbon 12 atom.
तो ये वाली बात जो इन्होंने पढ़ी है अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब बच्चों से, ये पॉइंट लिखिए प्लीज, पॉइंट लिखिए। ये जो इन्होंने अभी यहाँ से यहाँ तक के पढ़ा है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पॉइंट को सब लोग लिखेंगे, इस पॉइंट को सब लोग लिखेंगे, इस पॉइंट को सब लोग लिखेंगे। नेहा, दिस इज ऑल्सो गिवन इन क्लास 9th, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है? Okay, sir. हाँ, तो हमारा वो वाला चैप्टर भी तैयार हो रहा है, मोल कंसेप्ट भी तैयार हो रहा है, ठीक? Okay, sir. जिसका क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा? Entrance. एंट्रेंस में, एंट्रेंस में 11th एंट्रेंस में इससे शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। लिखिए, यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम was found out to be 1.992648 into 10 raised to the power minus 23 grams, absolute mass of one carbon 12 atom. लिख लिया भाई, लिखा? अगर सब लोगों ने ये लिख लिया हो तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन Yes. आगे बढ़ सकते हैं भाई? Yes, sir. चलिए चलिए चलिए। हाँ भाई प्रत्यक्ष, लिख लिया आपने? Yes, sir. चलिए चलिए, ठीक। अब देखिए, ये तो हमने जो है वो क्या कहते हैं कि कार्बन 12 एटम का मास कैलकुलेट किया, बट अपने अपने आप को जरा कन्वीनियंस बनाने के लिए, आसानी के लिए, हमने मास की एक और यूनिट भी डिफाइन करी, जिसको नाम दिया एटॉमिक मास यूनिट। ये अपना काम आसान करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में फिर क्या बोलने लगे हैं? एएमयू। इसका एक और नाम भी है क्या? यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, जिसको हम और क्या बोलने लगे हैं? हम यू। ये दोनों चीजें सेम होती हैं, ये दोनों चीजें सेम होती हैं, चाहे आप एटॉमिक मास यूनिट बोलिए चाहे यूनिफाइड मास बोलिए, बोथ दीज आर सेम। ये हम अपनी आसानी के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। क्या किया हमने कि हमने एक नई यूनिट भी मास की डिफाइन करी। वो कैसे डिफाइन करी कि जैसे मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, ठीक? इस जो कि पहले तो ये यही था 1.992648 into 10 raised to the power minus 23 grams। ये तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आया था, मगर इतना याद रखना मुश्किल था, तो मैं अपनी नई यूनिट में आया, मैंने कहा यार ये तो याद रखना बहुत मुश्किल है, तो चलो मैं इसको अपनी नई यूनिट में किसके बराबर मानता हूं? 12 AMU के। यानी मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, ये किसके बराबर है? 12 AMU के बराबर। मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 AMU। 12 AMU के बराबर है एक कार्बन 12 एटम का मास। अब आप खुद बताइए, कॉमन सेंस यूज करते बताइए, मैं किसी से कहूं कि यार मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम ये वाली चीज है, तुम्हें ये याद रखना है 1.992648 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, या मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम है 12 AMU याद रखना, तो मयंक आप बताइए किसे याद रखना आसान होगा? 12 AMU याद रखना आसान होगा या 1.992648 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, ये याद रखना आसान होगा? क्या याद रखना आसान होगा बताइए? 12 AMU। 12 AMU तो हर किसी ने, हर कोई अपनी आसानी के लिए ये काम करता है, हर कोई आसानी के लिए काम करता है, तो हमने भी ये नई यूनिट जो बनाई है अपनी आसानी के लिए बनाई। तो लिखिए भाई, लिखिए लिखिए।
हेलो स्निग्धा, आवाज आ रही है स्निग्धा? हाँ सर आ रही है। ठीक। स्निग्धा लेट हो गई आप क्लास में? हाँ सर मैं सो गई थी। कोई बात नहीं, अभी इसकी रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, तो वो इनिशियल 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, और बाकी अभी फिर आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं। इनिशियल 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके सर। यहाँ ये लिख लिया। देखिए ये वाला तो जो मास है वो है लाइक इट इज द एब्सोल्यूट मास, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो एब्सोल्यूट मास है। मगर ये वाला जो मास है 12 AMU, ये हमने माना हुआ है, ये हमने इसको एज्यूम किया हुआ है कि यार चलो उसको 12 AMU के बराबर मान लेते हैं। तो इसमें डिफरेंस रखिएगा, जो कार्बन एटम का मास है जिसमें जो कि हमने बिल्कुल ही पक्का माना हुआ है, मतलब जो कि हमने निकाला हुआ है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, कोई हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो यही है कि कार्बन 12 एटम का मास है 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ये कैसे निकल कर आया था श्रेया दुबे, आप बताइए, ये मास कैसे निकल कर आया था? इतना अजीब सा मास ये कहां से निकल कर आया था, बताइए। श्रेया बताइए, ये वाला मास कैसे निकल कर आया था? कैसे निकाला था ये वाला मास हमने, बताइए श्रेया। सर मास स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड। हाँ, मास स्पेक्ट्रोमेट्री वाले मेथड से। और ये कैसे आया है मैम, ये कैसे आया है? ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए माना हुआ है, ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए माना हुआ है, एक नई यूनिट डिफाइन करी हुई है, तो मास ऑफ वन कार्बन एटम 12 AMU, ये हमने माना हुआ है, ठीक है मैम? ओके सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये अगर लिख लिया है तो आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आई होप कि पब्लिक ये आंसर कर पाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 AMU in grams. Find the value of 1 AMU in grams. क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। 1.66 into 10 power minus आइए 24. देखेंगे, अभी देखेंगे वो कैसे आ रही है और क्यों आ रही है। लोगों ने पहले से याद है और सीधे आंसर बता दिया है, बट एटलीस्ट फॉर अदर्स प्लीज डू राइट दिस क्वेश्चन, please do write this question. Find the value of 1 AMU in grams. Find the value of 1 AMU in grams. Find the value of 1 AMU in grams. हाँ भाई, सादिक इलियास, कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सादिक इलियास, कैसे करेंगे यार 1 AMU की वैल्यू ग्राम में कैसे निकालेंगे? सर हमें 12 MU का मास पता है, दैट इज 1.99264 into 10⁻23 ग्राम्स। उसको 12 से डिवाइड कर देंगे सिंपली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट आंसर। देखिए हमको ये मालूम है, जैसे कि इन्होंने बताया, हमको मालूम है कि 12 AMU, यहीं से देख के आ रहे हैं हम। स्निग्धा आप भी देखिए, यहीं से समझना स्टार्ट कीजिए कि कार्बन 12 एटम का जो एब्सोल्यूट मास है वो 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम है, जो कि 12 AMU के बराबर है, जो कि एक कार्बन 12 एटम का मास हमने 12 AMU माना हुआ है, तो यानी 12 AMU उसी के बराबर है 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। सिंपली 12 से डिवाइड कर देंगे। दिस इंप्लाइज के 1 AMU किसके बराबर हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखिए, 1 AMU की डेफिनेशन भी आ गई, 1 AMU की डेफिनेशन भी आ गई, 1/12 ऑफ द एब्सोल्यूट मास, 1/12 ऑफ द एब्सोल्यूट मास of one C12 atom.
एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो ये हमारे स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन 1 AMU, डिफाइन 1 AMU। तो ये उसकी डेफिनेशन आ चुकी है, 1 AMU की डेफिनेशन आ चुकी है। प्लीज राइट दिस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU, this is the definition of 1 AMU. I request everyone to please write this, this is the definition of 1 AMU। 1 AMU की ये परिभाषा है, डेफिनेशन है, 1/12 of the mass of 1 carbon 12 atom, 1/12 of the mass of 1 carbon 12 atom। 1 AMU 1/12 of the mass of 1 carbon 12 atom। लिख लिया, ये लिख लिया। यस सर। चलिए अब अगर कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करें, अब अगर कैलकुलेशन करें, लाइक इट्स क्वाइट इजी टू डू, इतना भी टफ नहीं है जितना हमको लग रहा है। सारे बच्चों ने ये लिखा? यस सर। एवरीवन? Yes. Yes, sir. यस सर। अब ये देखिए, अगर ये है तो लाइक दिस इज इक्वल टू 1/12 एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, यानी 1/12 ऑफ 1.992648 into 10 की पावर -23 ग्राम। अब मेरी तो मैथ्स काफी पुअर है, इतनी ज्यादा गंदी कैलकुलेशन नहीं करनी हुई है, बट अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो रफली इतना आ जाएगा, 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम्स। यही है 1 AMU की वैल्यू ग्राम्स में। जी बताइए सर। इधर दे रखी है सर 1.66056 into 10 to the -24 सर, लेकिन कैलकुलेट करके आ रही है सर 1.66054। हाँ, देखिए वो अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो आगे के फिगर्स उन्होंने ड्रॉप कर दिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वजह से। आप डेसिमल की 2 प्लेस तक भी याद रखिए तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। डेसिमल की 2 प्लेस तक याद रखिए, काफी है सर। ओके सर। 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम, ये 1 AMU की वैल्यू है ग्राम्स में, या एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है ग्राम में। ये भी इसको देख के घबराना नहीं है, ये भी मास की एक यूनिट है, जैसे ग्राम होती है, किलोग्राम होती है, पाउंड्स होती है, टन्स होती है, मेट्रिक टन्स होती है, वैसे ही एक ये यूनिट है, ठीक है। यस सर। यस सर। यहाँ तक अगर सब लोग लिख लें तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। ग्रेट। बताइए भाई, आगे बढ़े? यस सर। चलिए, ये 1 AMU की वैल्यू आ गई ग्राम में, 1 AMU की ये वाली वैल्यू आ गई ग्राम में। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक। और ये मतलब याद रखने वाली वैल्यू है ये भैया, लाइक यू हैव टू रिमेम्बर इट, यू हैव टू रिमेम्बर इट। अब यहाँ पे एक और भी एक फंडामेंटल क्वेश्चन भी हमारे माइंड में आता है, एक फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि 1 AMU को डिफाइन करने के लिए एक फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। वो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है, क्या चीज है जो हमारे बेसिक हमारे माइंड में आ रही है, उसको हम कैसे समझेंगे, वो ऐसी कौन सी बात है। हाँ भाई प्रत्यक्ष गुप्ता, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ये पढ़िए, यहाँ से पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है। Why carbon 12 was chosen as reference to define 1 AMU? जी सर, ये एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है कि कार्बन 12 को ही क्यों चुना गया 1 AMU को डिफाइन करने के लिए। आप समझ रहे हैं ना कि 1 AMU को हमने कार्बन 12 की मदद से ही तो सर डिफाइन किया। आप देखिए भाई, अगर एब्सोल्यूट मास कार्बन 12 का जो है वो कुछ और होता, या मैं 12 के बजाय कुछ और नंबर से डिवाइड करता तो 1 AMU की वैल्यू कुछ और आती है ना। यस सर। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि 1 AMU को डिफाइन करते समय हमने किससे हेल्प ली है, 1 AMU को डिफाइन करते समय हमने किससे हेल्प ली है।
कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 से। तो ये यही पूछना चाह रहे हैं कि यार कार्बन 12 में ऐसा क्या स्पेशल था कि आपने उसकी हेल्प ली। तो आइए वही चीज मैं समझाने जा रहा हूं। अब देखिए ये चीज हर किसी बुक में ओपनली गिवन नहीं होती। मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम द ओनली वन टीचिंग दिस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बुक में ओपनली गिवन नहीं होती। इसीलिए इस बात को ध्यान से आप देखेंगे, इस बात को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक, ये देखिए अगर मैं कार्बन 12 का एटम लूं, प्रत्यक्ष देखिए कार्बन 12 का एटम लूं, तो कार्बन 12 के एटम में सर ये क्या है, 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स और बाहर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये कार्बन 12 का एटम है, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है और बाहर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन। प्रत्यक्ष ये डायग्राम दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक, अब देखिए होता क्या है, वो बहुत ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन के मास के। क्योंकि देखिए प्रोटॉन का मास इस टू इलेक्ट्रॉन के मास का क्या रेशियो होता है, देखिए क्या क्या रेशियो लिखा हुआ है, 1836:1। 1836:1, यानी द मास ऑफ प्रोटॉन, ये एमपी जो लिखा हुआ है ये क्या है, प्रोटॉन का मास, और एमई जो लिखा हुआ है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास। तो सर अगर मैं जैसे मान लीजिए कि आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं ऐसे करके कि कोई सपोज करिए सर हाथी है, हाथी, अफ्रीकन हाथी, ठीक, एलिफेंट, एलिफेंट का सर वजन जो रहता है वो लेटस ये सर 3000 किलो होता है, 3000 kg। और सर मैं उसके ऊपर जो है वो एक चींटी बिठा दूं, तो अब अगर एलिफेंट के ऊपर चींटी बैठी हुई हो या चींटी नहीं बैठी हुई हो, क्या एलिफेंट के मास पे कोई फर्क पड़ेगा? प्रत्यक्ष बताइए। नो। ऑलमोस्ट ना के बराबर अंतर पड़ेगा। अगर जबरदस्ती आप आर्ग्यूमेंट करने भी लग जाए, नहीं 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 देखो हाथी के ऊपर चींटी बैठी हुई थी, उसका भी वजन होगा, उसका भी लो, उसका नहीं लो, आप बताइए कोई फर्क पड़ेगा? चींटी बैठी हुई हो हाथी पे या बिना चींटी के मैं वेट करूं हाथी का, कोई हाथी के वेट पे फर्क पड़ेगा? प्रत्यक्ष बताइए। नहीं, नहीं पड़ेगा। ऑन सिमिलर लाइंस इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है, इतना कम है इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि आप इलेक्ट्रॉन का मास ले या नहीं ले उस पे एटम के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। पहली बात, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। तो कई सारे हमको पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर मार्कर्स देखने को मिल रहे हैं। पहला मार्कर ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, बहुत कम, ना के बराबर है। दूसरा मार्कर ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास तो है नहीं और प्रोटॉन का मास उतना ही है जितना न्यूट्रॉन का मास है। कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब ये देखिए, ये चालाकी देखिए, ये क्या चालाकी करी है हमने कि 6 टाइम्स प्रोटॉन का मास प्लस 6 टाइम्स न्यूट्रॉन का मास, यही किसके बराबर हो गया? ये क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब क्योंकि न्यूट्रॉन का मास तो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर ही है, तो हम इसको ये लिख देंगे 6 टाइम्स प्रोटॉन का मास प्लस 6 टाइम्स प्रोटॉन का मास, यानी कितना हो गया? 12 टाइम्स प्रोटॉन का मास, वो किसके बराबर हो गया? 12 mu। 12 mu, यानी प्रोटॉन का मास किसके बराबर हो गया? 1 mu। ओ हो, अब मुझे गेम समझ में आया है, गेम क्यों खेला गया। क्योंकि 1 mu जो हमने मास निकाला है ना, वो किसके बराबर है? मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन। तो इससे हम बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं, इससे बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं, बहुत गेम खेलने वाला है, बहुत बड़ा गेम। और वो गेम मैं अभी आपके साथ में खेलूंगा और आपको भी वो समझ में आएगा। बट ये चीज लिखिए, बियॉन्ड द हेडलाइंस,
ये कोई आपको नहीं बताएगा मगर हम बताएंगे, और इससे हमारे कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। लिखिए लिखिए लिखिए, why carbon 12 was chosen as reference to define 1 AMU. Please write this, please write this, सर please write this जी। सर कोई और एटम भी तो दिया जा सकता था। हाँ हाँ, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। कोई और एटम भी तो लिया जा सकता था, कार्बन क्यों लिया गया? सर आप तो कार्बन एनिड्स कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं, सबसे ज्यादा कंपाउंड्स कौन बना रहा है ये बता दो मुझको। सर कार्बन। तो रेफरेंस किसे लेना चाहिए? सर सबसे ज्यादा कंपाउंड ही तो बना रहा है सर। हाँ, तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरों का मास भी तो मेजर हो पाएगा ना, इसीलिए उसको रेफरेंस लिया गया। और मतलब जैसे जो रेशियो था, सिंपल होल नंबर रेशियो, उस वजह से। हाँ, कार्बन को अगर रेफरेंस मानेंगे ना, तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरों का मास बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे, इसलिए उसे रेफरेंस लिया गया। अच्छा। लिखिए लिखिए, हेडिंग डालिए, बहुत अच्छा डिस्कशन होगा अभी इस पे, बहुत अच्छा डिस्कशन होगा। अभी ये हेडिंग डालिए, व्हाई कार्बन वाज चूजन एज रेफरेंस टू डिफाइन 1 AMU। प्लीज राइट दिस हेडिंग। अगर लिख लिया हो तो बताइए। यस सर। ठीक, अब ये देखिए, ये मैंने जस्ट रफली बनाने की कोशिश करी है, रफली बनाने की कोशिश करी है। ये आपके कार्बन 12 का एटम, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ये अंदर वाला जो मैंने दिखाया हुआ है, ये क्या बनाया हुआ है? न्यूक्लियस। और बाहर क्या दिखाए हुए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने अपनी बात को एक्सप्लेन भी किया है कि इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास का रेशियो बहुत ही बड़ा है, यानी प्रोटॉन बहुत हैवी है एज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन। तो ये बात भी हमको यहाँ पर लिख लेनी है। इट क्लियरली शोज दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बात लिखेंगे भी हम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मच हैवियर, बहुत भारी होते हैं, आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस सर। चलिए, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है ही नहीं। बिल्कुल जैसे हाथी में चींटी का मास ना के बराबर है, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास, वैसे तो इलेक्ट्रॉन की बहुत इंपॉर्टेंस है, मगर मास के टर्म में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास एटम के लिए कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं रखता है। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है क्या? आई होप सब बच्चों ने लिखा हुआ होगा। ME जो लिखा हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज हो रहा है। क्या पॉइंट लिखा हुआ है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। ये लिखा है आपने या नहीं? यस सर। यस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। दीपाली लिख रही हैं आप या नहीं? यस सर। चलिए, फिर अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर है। लाइक दिस इज आल्सो पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। मास ऑफ प्रोटॉन, ये अप्रोक्सीमेट का साइन होता है, न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर है, यानी डेसिमल की 3rd 4th प्लेस पे कोई डिफरेंस आ रहा है, और वो भी 10 की पावर जब माइनस बहुत ज्यादा करने के बाद, बट अदरवाइज दे आर ऑलमोस्ट सेम।
तो अब देखिए यहां से मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बात बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रोटॉन का मास है और न्यूट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है और न्यूट्रॉन का मास है, लाइक 6 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, 6 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये लगभग आपके बराबर ही है मास में, तो न्यूट्रॉन के बजाय भी मैं लिख दूंगा मास ऑफ प्रोटॉन, तो 12 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, 12 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, जिसको हमने कितना मान लिया है? जिसको क्या मान लिया है? 12 AMU। यानी 12 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन 12 AMU है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? 1 AMU के बराबर है, और वही लगभग न्यूट्रॉन का भी मास है। तो ये हमारा गेम प्लान था, ये इसीलिए हमने उसको 12 AMU लिया था, ताकि 12 से 12 क्या हो जाए, जान पूछ के 12 AMU लिया था, ताकि 12 से 12 क्या हो जाए? कैंसिल 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 कैंसिल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। यस सर। अगर कर लिया तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यहां तक लिख लिया? यस सर। चलिए अब देखिए, व्हाट वाज द गेम प्लान? क्या गेम प्लान है? हम ऐसे लिखने से हमको क्या फायदा हो रहा है? ये देखिए, मुझको मालूम है कि मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 AMU के बराबर है। तो हाइड्रोजन एटम क्या होता है? अब देखिए कितना आसान हो गई हमारे लिए चीजें, कितनी आसान हो गई। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल है, तो अब हाइड्रोजन एटम का मास अब मैं क्या बोलूंगा? 1 AMU। 1 AMU, बात खत्म। ठीक, हीलियम मुझको मालूम है, हीलियम के अंदर क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और बाहर क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब हीलियम का मास में क्या बोल दिया करूंगा? 4 AMU। 4 AMU। आपको गेम समझ में आया मेरा? यस सर। क्योंकि हमने बहुत चालाकी से जो प्रोटॉन है उसी को किसके बराबर मान लिया? 1 AMU। 1 AMU। कितनी चालाकी दिखाई मैंने, कितनी चालाकी दिखाई। तो अब हाइड्रोजन का मास 1 AMU, हीलियम का मास 1 AMU, लिथियम का मुझको मालूम है, लिथियम कैसा होता है मुझको मालूम है। लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन होते हैं, 4 न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब लिथियम का मास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल है, तो क्या हो गया? 7 AMU। 7 AMU। तो ये चालाकी मगर ये चालाकी मैं कब दिखा पाया हूं? ये चालाकी मैं कब दिखा पाया हूं? जब 1 AMU किसके बराबर आया है? जब 1 AMU किसके बराबर हुआ है? 1 AMU के। और वो चालाकी कब दिखा पाया हूं? 1 AMU मास ऑफ 1 प्रोटॉन के बराबर कब हुआ है? जब कार्बन 12 एटम को किसके बराबर माना हुआ था? 12 AMU, 12 AMU, 12 AMU, 12 AMU। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये अब आपको चालाकी समझ में आई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हर एटम का मास आपको लगभग होल नंबर में क्यों मिलता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सब एक सोची समझी प्लानिंग है। ये कोई चमत्कार नहीं हो रहा कि यार हर किसी का मास होल नंबर में क्यों मिलता है। अपार्ट फ्रॉम जहां आइसोटोप्स होते हैं उनको छोड़ के हर किसी का मास होल नंबर में मिलता है या नहीं मिलता है? बताइए। यस सर। तो आपको क्या लग रहा है बस ये कोइंसिडेंस की वजह से मिल रहा है? नहीं, कोइंसिडेंस नहीं है। हमने गेम ऐसा खेला हुआ है कि यार एटम के अंदर या तो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, तो उनको 1 AMU मान लो, ताकि हर किसी का मास किस में निकल कर आए? होल नंबर में। हर किसी का मास किस में निकल कर आए? होल नंबर में। मयंक शर्मा, बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। श्लोक, बात समझ में आ रही है या नहीं? सर
Yes, sir. जो हाँ बताइए बताइए। सर 1 AMU को सर हम 1 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मास ऑफ 1 हाइड्रोजन 1 AMU को अगर हम वो तो define है ही करें। 1 AMU, मगर हाँ देखिए हमने रेफरेंस किसको लिया था, कार्बन को। वही तो कार्बन। अभी मिहिर पूछ रहे थे कि कार्बन ही क्यों लिया, अभी उस पर बात करेंगे ना। वही तो पूछ रहे थे Okay. कि कार्बन ही क्यों लिया। श्रेया दुबे मैम, समझ में आया कुछ थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. नेहा आप बताइए। Yes, sir. चलिए 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 ठीक। अब हाँ भाई, इस वर्ड का मतलब बताइए। रिलेटिव, रिलेटिव का क्या मतलब होता है? हाँ भाई भूमिका, रिलेटिव का क्या मतलब होता है? सर जो हमारे रिलेशन में आते हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया इन्होंने, जो हमारे रिलेशन में आते हैं, जैसे कि चाचा, मामा, मौसी, यही सब होते हैं ना रिलेटिव। बताइए। यस सर। चलिए, अब ये बिल्कुल इन्होंने सही डेफिनेशन दी। उसी लाइंस पे हम अपनी अगली चीज डिफाइन करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। लेट अस डिफाइन वन मोर थिंग, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास ये क्या चीज है भाई? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज है? आइए इसको जरा डिफाइन करते हैं। ऋचा पांडे प्लीज रीड इट आउट लाउडली। रिलेटिव एटॉमिक मास। Mass of any atom expressed in AMU WVT to C12 हाँ, with carbon respect 12 to atom WRT is with respect to WRT is with respect to C12 atom। आगे पढ़िए। taken as 12 AMU. Relative atomic mass for all the atoms is preferred unit for convenience. हाँ, कन्वीनियंस के लिए। अब देखिए इसके पीछे, लाइक दिस इज द कैच इन्वॉल्व्ड हियर, दिस इज द कैच इन्वॉल्व्ड हियर। ये आपका कैच इन्वॉल्व था। क्या कैच इन्वॉल्व था? कि मैं ये बोल रहा था कि भाई जो है वो इसका मास, हाइड्रोजन का मास 1 AMU है, हीलियम का मास 4 AMU है, लिथियम का मास 7 AMU है। कब है ये मास? कब है ये? कब है हाइड्रोजन का मास 1 AMU? कब है? जब कार्बन को कितना मान लिया है? 12 AMU। हीलियम का मास 4 AMU कब है? जब कार्बन को कितना मान रखा है? 12 AMU। लिथियम का मास 7 AMU कब है? जब कार्बन को कितना मान रखा है? 12 AMU। तो यानी ये सब जो मास निकल कर आ रहे हैं वो किसके रिलेशन में निकल कर आ रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। इसीलिए ये सब मास कार्बन के रिस्पेक्ट में निकाले जा रहे हैं, कार्बन के रिलेशन में निकाले जा रहे हैं, और इसीलिए ये रिलेटिव एटॉमिक मास कहला रहे हैं। प्लीज राइट दिस, प्लीज राइट दिस, प्लीज राइट दिस। रिलेटिव एटॉमिक मास, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ऑल्सो कवर्ड इन 9th क्लास, बट अच्छे से अब कवर हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। प्लीज राइट दिस, प्लीज राइट दिस। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, प्लीज राइट दिस, प्लीज राइट दिस। Relative atomic mass, mass of any atom expressed in AMU with respect to carbon 12 atom taken as 12 AMU. हाँ भाई, लक्ष्यता समझ में आई डेफिनेशन? लक्ष्यता समझ में आई? यस सर। मुझे भी समझा दिए, मुझे नहीं आई समझ में, मुझे समझा दिए प्लीज। सर एक एटम का मास एक्सप्रेस होगा एक AMU के बराबर। 1 AMU के बराबर? मैम जरूरी तो नहीं है हर किसी का मास 1 AMU हो।
समझाइए भाई, समझाइए, मुझे तो नहीं समझ में आई, प्लीज एक्सप्लेन। फिर क्या करते हैं यहाँ पे तो नेहा आप कीजिए एक्सप्लेन, नेहा प्लीज एक्सप्लेन। चलिए पहले पूरा यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर मैं किसी से पूछूंगा, मुझे एक्सप्लेन करेगा। पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए पूरा, पहले नोट डाउन कीजिए यहाँ तक जो दो मैंने बॉक्स बनाए हुए छोटे छोटे, उनको नोट डाउन कीजिए एंड देन बी रेडी विद एन एक्सप्लेनेशन। जिस भी बच्चे से पूछूंगा उसे समझाना पड़ेगा। स्क्रीन दिख रहा है आपको? सर जो रिलेटिव मास फॉर ऑल एटम्स इज प्रेफर्ड यूनिट फॉर कन्वीनियंस, सर यूनिट फॉर कन्वीनियंस का मतलब बता दीजिए सर। सर कन्वीनियंस का मतलब ये है, कन्वीनियंस का मतलब ये है कि आप, ये तो मैं पहले पूछ चुका हूं, अभी इसी लेक्चर में पूछा था। सर आप मुझको ये बता दीजिए कि मैं आपसे ये कहूं कि कार्बन का मास 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम ये होता है, ये याद रख पाएंगे आप? या कार्बन का मास 12 AMU होता है, आप ये याद रख पाएंगे? क्या चीज आपको लिए याद रखना कन्वीनियंट होगा, आसान होगा, आप मुझे बताइए। सर 12 AMU। तो बस उसी को हम बोल लें कि यार इसको आसानी के लिए बनाया गया है, यही बोल लें। सर आप मेरे लिए आपका नाम याद रखना आसान होगा या आपका आधार कार्ड नंबर याद रखना आसान होगा, बताइए। नाम। तो बस वही हम भी कह रहे हैं। ओके सर। अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़ें। बताइए लिखा आपने? थोड़ा और मैग्नीफाई कर दूं? लिख लिया आपने? बताइए। यस सर। श्रेया दुबे लिखा मैम आपने? यस सर। चलिए स्निग्धा लिखा मैम? स्निग्धा? यस सर। चलिए चलिए। Relative atomic mass for all atoms is preferred unit for convenience। आसानी के रूप में इसको हम प्रेफर करते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल लिखिए, जैसे नाइट्रोजन एटम का मास कितना है? 14 AMU। एल्युमिनियम का मास कितना है? 27 AMU। मैग्नीशियम का मास कितना है? 24 AMU। कब अब ये सुनिए मेरी बात ध्यान से। नाइट्रोजन एटम का मास 14 AMU तब है जब कार्बन का कितना था? 12 AMU। एल्युमिनियम एटम का मास 27 AMU तब है जब कार्बन का कितना था? 27 AMU। मैग्नीशियम एटम का मास 24 AMU तब है जब कार्बन का कितना था? 12 AMU। आप समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हैं? जैसे सपोज करिए मैं आपसे एक बात बोल दूं, मैं आपसे एक चीज ये बोलूं, मैं आपसे ये चीज बोलूं कि सपोज करिए भाई हम ये बोल दें कि यार मिहिर के पास में, मिहिर गुप्ता के पास में मुझसे दुगने पैसे, जितने मेरे पास होंगे उसके दुगने पैसे मिहिर के पास होंगे। तो अब अगर मेरे पास में 10 रुपए हैं तो फिर मिहिर के पास में कितने होंगे? 20 रुपए। अगर मेरे पास में 50 रुपए हैं तो मिहिर के पास में कितने होंगे? 100। तो यानी आपने एक रिलेशन डिफाइन किया कि विद रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ, मेरे रिस्पेक्ट में मिहिर के पास में दुगने हैं, ट्वाइस हैं, दुगने। तो पहले देखो हमारे कितने, उसके दुगने हो गए मिहिर के पास इतने। हमारे 50 हैं तो उसके दुगने हो गए 100। तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि मिहिर के पास 100 तब है जब मेरे पास कितने थे? 50। मिहिर के पास 20 तब है जब मेरे पास कितने थे? 10।
तो ये इसी का मतलब है रिलेटिव, कि उसके रिलेशन में, उसके रिलेशन में। तो यानी याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, नाइट्रोजन का मास 14 AMU तब है जब कार्बन का कितना था, 12 12 एल्युमिनियम का मास 27 AMU तब है जब कार्बन का कितना था, 12 12 मैग्नीशियम का 24 AMU तब है जब कार्बन का कितना था, 12 हाइड्रोजन का 1 AMU तब है जब कार्बन का कितना था। 12 AMU। तो ये अब समझ में आया, रिलेटिव का मतलब समझ में आया, रिलेटिव का मतलब sir. समझ में आया। अब यस सर। भूमिका आप समझ में आया रिलेटिव का मतलब? यस सर। यस sir. सर, आप समझ में आया, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आइए, अब रिलेटिव का अगर मतलब आपको समझ में आ गया तो फिर एक क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन पहले तो पढ़ते हैं फिर करते हैं, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन जो रेड से अंडरलाइन होके आ रहा है। आई होप नीचे लिखा हुआ है और आपको दिख रहा होगा, ठीक, नीचे लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो सवाल पढ़ते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ भाई रैयान, क्वेश्चन पढ़िए। If atomic mass unit U dash is equals to 1/5 into mass of carbon 12 atom, find relative mass of aluminium atom in terms of U dash. करिए करिए, सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आया। यस सर, यस सर। क्वेश्चन नोट डाउन करिए, करिए सब लोग ट्राई करेंगे, होगा या नहीं होगा घबराना नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई करेंगे, एवरीवन शुड ट्राई। So 45/4 U dash. चलिए अभी देखते हैं, देखते हैं। सर 11.25। देखते हैं सर, देखते हैं। तो 5.4। देखते हैं सर, बाकी लोगों को भी करने दिए। हाँ भाई, कैसे होगा ये क्वेश्चन, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? हाँ भाई दीपाली बताइए कैसे होगा क्वेश्चन, मुझे तो सवाल ही नहीं समझ में आया। दीपाली बताइए। दीपाली आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? यस सर। बताइए दीपाली कैसे होगा? सर मुझसे भी नहीं हो पाया ये। ओ तो आप तो बिल्कुल मेरी तरह है, आपसे भी नहीं हो पाया, मुझसे भी नहीं हो पाया। ओके कोई बात नहीं। रिचा पांडे मैम बताइए प्लीज।
मैम क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. मैम कुछ अप्रोच थोड़ा बहुत एटलीस्ट? चलिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक? मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सब लोग करेंगे। हाँ भाई दीपाली ध्यान दीजिए। देखिए मेरा वेट है 75 kgs, ठीक? लॉकडाउन में वैसे बढ़ गया यार, जब वैसे कोशिश करता हूँ कि 70 रहे, मगर बढ़ गया और 75 kgs हो गया, ठीक? अब सपोज करिए कि मैं कोई नई यूनिट डिफाइन करता हूं, PMU। 1 PMU बराबर 15 kgs, 1 PMU बराबर 15 kgs। तो ये जो मेरा जो वेट था 75 kgs, इसको आप एक्सप्रेस करिए कि बताइए मेरा वेट जो है वो कितने PMU होगा। ऋचा पांडे आप बताइए मेरा वेट कितने PMU होगा। अगर 1 PMU 15 kgs है तो जो मेरा वेट था जो कि पहले 75 kg था, अब PMU में मैं उसे एक्सप्रेस करूंगा तो हाउ मेनी PMU, एक ऐसी मैंने यूनिट बना दी PMU, अब कितना होगा मैम बताइए? 75/15. तो वो मैम कितना होगा मैम बताइए? 5 मेरा वेट कितना होगा? ये देखिए बहुत बहुत आसानी से कर सकते हैं, घबराना नहीं है मैम। 1 PMU 15 kg है, मैं दोनों साइड 15 से डिवाइड कर दूं तो 1/15 PMU किसके बराबर हो जाएगा? 1 kg। ये समझ में आ रहा है या नहीं ऋचा बताइए? Yes, sir. चलिए अब देखिए 75 kgs था, 75 kgs इट कैन बी रिटन एज 75 into 1 kg, और 1 kg की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1/15 PMU। तो अब जब ये आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? 5 PMU. 5 PMU। तो ये बताइए क्या मेरा वेट घट गया क्या? मैं छोटा बच्चा बन गया हूं क्या? मैं 75 से 5 का हो गया हूं, तो मेरा वेट घट गया क्या बताइए? नो सर। मेरा वेट तो वही है, तो 75 से 5 कैसे बन गया बताइए? बताइए ऋचा 75 से 5 कैसे बन गया? Was converted into PMU. हाँ इट वॉज कन्वर्टेड इनटू PMU। मेरा वेट तो जो था वो वही है। तो अब आप ये देखिए कि पहले नाइट्रोजन जो हमारा सवाल है, आई होप एवरीबडी हैज रिटन द क्वेश्चन, एटलीस्ट सारे बच्चों ने सवाल तो ये लिखा है या नहीं? सवाल लिख लिया है सारे बच्चों ने या नहीं? Yes, sir. चलिए सवाल लिख लिया है। तो अब देखिए मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, 1 कार्बन 12 एटम, एक कार्बन 12 एटम का मास जो है वो किसके बराबर था? 12 AMU। पुरानी यूनिट में किसके बराबर था? 12 और अब वो किसके बराबर है? 5U dash। भाई कार्बन तो नहीं बदला यार, कभी मैं उसको पहले 12 बोल दे रहा था, अब क्या बोल दे रहा हूँ 5U डैश। कार्बन तो जो था वो है, कार्बन थोड़ी बदला है, उसका एब्सोल्यूट मास थोड़ी बदल सकता है, एब्सोल्यूट मास थोड़ी बदल सकता है। कार्बन तो जो एब्सोल्यूट मास रिमेन्स सेम, एब्सोल्यूट मास थोड़ी बदलेगा, वो तो जो था वही रहेगा। तो एब्सोल्यूट मास रिमेन्स सेम, पहले वो 12 AMU था और अब कितना हो गया? 5U डैश। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। तो यानी कि U और U डैश में रिलेशन मिल सकता है। 1U बराबर 5/12 U डैश, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। चलिए तो अब पहले एल्युमिनियम का मास कितना था? 27। तो U के बजाय मैं क्या लिख दूंगा बताइए? 5/12U। 5/12 U डैश। अब जब उसे कैलकुलेट करूंगा तो देखिए कितना आएगा? 11.25। 11.25 11.25 U डैश। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? Yes, यस sir. सर। दीपाली समझ में आया या नहीं? Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया या नहीं बताइए? Yes, sir. प्रत्यक्ष आपके आया समझ में?
यस सर। पक्का? यस सर। सर ये वाली चीज नहीं है सर, ये 12u इज टू 5u डैश कैसे आ गया? हाँ 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 हाँ, दिस यही समझना है, यही समझना है, यही समझना है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा 12u इज इक्वल टू 5u डैश, ये कैसे हो गया सर? ये क्या लिखा हुआ है? देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़िए, ये सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई थी। व्हाट इज दिस? ये क्या लिखा हुआ है सर? if atomic mass unit of u dash is equal to 1/5 into mass of carbon 12 atoms. हाँ, अब कार्बन 12 एटम सर पहले कितना था? पहले पुरानी यूनिट में कार्बन 12 एटम कितना था? पुरानी वाली यूनिट में कार्बन 12 एटम कितना था? So 12u 12u, तो 12 AMU अपॉन 5 इज इक्वल टू u डैश। तो जब मैं u डैश इधर ले जाऊंगा तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे या नहीं? यस सर आ गया समझ में। अब आया समझ में? प्रत्यक्ष Yes, sir. बताइए, आया समझ में या नहीं? यस सर आ गया। पक्का? यस सर पक्का। चलिए, नेहा आपको आया समझ में? Yes, sir. नहीं आया? Yes, sir. नहीं आया या आ गया? Sir, आ गया। ऋचा पांडे आप बताइए। आ गया। ग्रेट। लिख लीजिए फिर आगे बढ़े। एल्युमिनियम का मास, अब ये देखिए, हमने जब रेफरेंस बदला तो एल्युमिनियम का मास भी चेंज हो गया है ना? यस सर। ठीक, क्योंकि आप ये देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि वही वाली बात कि जैसे मैंने पहले क्या बोला हुआ था, मैंने पहले क्या बोला हुआ था कि मेरे मिहिर के पास मुझसे कितने पैसे हैं? दुगने। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। तो अभी यहाँ पर वही वाली बात है, वही वाली बात। ये देखिए, हम जो अभी मैं लिखने को फिर से टाइम दूंगा भाई, जो हम क्या बोल रहे थे कि एल्युमिनियम का मास 27 AMU कब है? जब कार्बन का कितना था? 12 AMU। 12 AMU। तो अब जब कार्बन का यदि 5 AMU डैश, एक नई यूनिट 5 AMU डैश हो जाए तो फिर एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा? मान लीजिए X। तो रेशियो तो वही रहेगा, रेशियो तो बदलेगा नहीं। अब यहां से वो रेशियो निकाल लीजिए, देखिए कितना आएगा। MU से MU गया, 3 9 जा, 3 4 जा, तो फिर से वही 45/4 या फिर 11.25 AMU डैश, बिकॉज रेशियो तो वही रहेगा। जब एक बात बता दी गई कि मिहिर के पास मुझसे दुगने पैसे हैं तो मेरे पास जो थे उसके डबल ये हो जाएंगे, तो रेशियो इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन द सेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? समझ Yes, में sir. आ रहा है प्रत्यक्ष? यस सर। ठीक, मयंक शर्मा समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। पक्का मयंक? यस सर। अगला सवाल आपसे ही पूछूं फिर? यस सर पूछिए। चलिए, ओके, यस सर पूछिए। फाइन फाइन फाइन, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो पूछिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, प्लीज 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 नोट इट डाउन। Note it down, please.
आराम से नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चन पूछने में कभी भी हेजिटेंसी मत शो करिएगा। कोई भी ये नहीं सोचे कि अरे यार मैं सवाल पूछूंगा, व्हाट अदर्स विल थिंक अबाउट मी, और मेरी इमेज का क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। One who asks a question remains fool for a day. One who doesn't ask a question remain fool for a lifetime. कोई भी कंसेप्ट छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी चीज आसान मुश्किल नहीं होती। जो भी मुझे समझ में आ जाए वो आसान, जो मुझे समझ में नहीं आए वो मुश्किल है। तो प्लीज कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले हेजिटेट मत करिए, प्लीज पूछिए, सवाल पूछिए। अगर ये लिख लिया हो सारे बच्चों ने, सोल्यूशन कॉपी डाउन कर लिया हो, नोट डाउन कर लिया हो सोल्यूशन, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप फिर बताइए, हम आगे बढ़े। कैन वी मूव अहेड, आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। यस सर। हाँ भाई, श्रेया दुबे लिख लिया आपने? Yes, sir. स्निग्धा आपने नोट डाउन किया? Yes, sir. कैन वी मूव अहेड, सादिक इलियास आगे बढ़े। सादिक इलियास, कैन वी मूव अहेड? ओके अब देखिए, ये जैसे कि एटॉमिक मास था, वैसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी होता है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी होता है। ये क्या होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास? व्हाट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? हाँ भाई, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सादिक इलियास पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? सादिक इलियास पढ़िए। Mass of a molecule expressed in AMU with respect to carbon 12 atom taken as 12 AMU. ओके बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे ऑक्सीजन एटम का मास 18 AMU है, और O2 फिर मॉलिक्यूल का मास फिर 2 O2 हो जाएंगे, तो इनका मास कितना हो जाएगा? ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। O2 कलेक्टिवली कितना हो जाएगा? और ऑक्सीजन का सर 16 AMU होगा ना? हाँ, ऑक्सीजन का भी 18। ये सर वो वाटर था एक्चुअली में, बट रॉन्गली रिटन 16 AMU। तो फिर O2 का कितना हो जाएगा? 32 AMU। H2O का कितना होगा? H2O का कितना होगा? क्योंकि हाइड्रोजन का वन होता है, 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा? 18 क्या? AMU। 18 AMU। पानी कब है? कब है पानी 18 AMU? जब कार्बन 12 कार्बन कितना था? 12 AMU। 12 AMU। लिखिए 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 लिखिए, नोट डाउन करिए, लिखिए 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 प्लीज, नोट डाउन करिए, लिखिए प्लीज। नोट डाउन कीजिए प्लीज, लिखिए। Terms of Everyone, please write it down so that we can move ahead. सबने लिख लिया? Yes, sir. चलिए अब देखिए, यहां से हम अपना थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई, नेहा बताइए क्या लिखा हुआ है? पढ़िए मैम, यहाँ से नेहा पढ़िए।
Average relative atomic mass. In many cases, different atoms of same element possesses different relative atomic mass. ठीक, अब जैसे देखिए ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू आइसोटोप्स। ऐसा किस लिए होता है? ड्यू टू आइसोटोप्स, ड्यू टू आइसोटोप्स। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द केस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का लेते हैं मैम, क्लोरीन का एक एटम ऐसा होता है कि उसमें 17 प्रोटॉन होते हैं और 18 न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताइए इसका मास एएमयू में कितना हो जाएगा मैम, बताइए। So 35 AMU. 35 AMU, बट ये लाइक दिस इज क्लोरीन। बट एक क्लोरीन ऐसा भी पाया जाता है कि जिसमें 17 प्रोटॉन है मगर 20 न्यूट्रॉन है और बाहर 17 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वाले क्लोरीन, ये भी क्लोरीन ही कहलाता है क्योंकि किसी भी एटम का आइडेंटिफिकेशन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से होता है। मगर मैम इसका एएमयू में मास कितना हो जाएगा? 37 AMU. तो ऐसे एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो, ऐसे एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम हो, इसलिए वो दोनों कहलाएंगे तो क्लोरीन, मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? आइसोटोप। यानी आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं और वो सेम एलिमेंट को ही बिलोंग करते हैं, मगर उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? डिफरेंट। तो आइसोटोप का तो हमेशा मैम मास डिफरेंट ही आने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, है कि नहीं? Yes, sir. तो अब जब अगर मान लीजिए कि हमसे ये पूछा गया कि यार क्लोरीन का बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, तो एक क्लोरीन कहने लगा कि भाई ये 35 AMU, एक दूसरा वहां पर अपना जो है वो दावा लेकर आ गया कि नहीं 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 मैं हूं असली क्लोरीन, मैं हूं, मुझे कहा जाए असली क्लोरीन 37 AMU। तो अब तो क्लोरीन क्लोरीन में लड़ाई होने लगी, क्लोरीन क्लोरीन में लड़ाई होने लगी। एक कह रहा है मैं हूं 35, दूसरा कह रहा है नहीं मैं हूं 37। एक कह रहा है मुझे असली क्लोरीन माना जाए, दूसरा कह रहा है मुझे असली क्लोरीन माना जाए। तो अब इस लड़ाई झगड़े को हम कैसे सुलझाएं बताइए, इस लड़ाई का जजमेंट कैसे दें बताइए? सर इनका एवरेज लेकर, एवरेज, वेटेड एवरेज लेके, वेटेड एवरेज लेके, वेटेड एवरेज लेके इस लड़ाई का फैसला होगा, वेटेड एवरेज लेके, वेटेड एवरेज लेके। तो आइए पहले ये वाली चीज हम लिखते हैं, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि इन्होंने अभी नेहा ने पढ़ा था। पहले इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, सब लोग लिखेंगे। स्निग्धा समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. चलिए नोट डाउन करिए। अभी फिर अभी रिकॉर्डिंग, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग ऑन द ग्रुप, सो डू वॉच द इनिशियल 15 मिनट्स जो कि आपने मिस कर दिए थे, और जो पुराने लेक्चर नंबर 1 और 2 है उनकी भी मैं रिकॉर्डिंग अभी भेजूंगा। आपने कहा हुआ है और भी बच्चों ने कहा हुआ है कि लेक्चर नंबर 1 और 2 की रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिए, वो भी भेज दूंगा। इसकी तो साइमल्टेनियसली अभी रिकॉर्डिंग चली रही है, विद इन 15 मिनट्स आ जाएगी, मगर वो उन वाले की मैं अलग से भेजूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है? नोट डाउन करिए भाई, नोट डाउन करिए। डन सर। लिख लिया आपने? लिखा? सर थोड़ा, यस सर। लिख लिया? यस सर। चलिए Yes, sir.
फिर आइसोटोप्स के बारे में पढ़िए, आइसोटोप्स के बारे में पढ़िए। पढ़िए भाई, नेहा आप ही पढ़ रही थी, पढ़िए। Atoms of same element having different number of neutrons. फिर आगे पढ़िए। Possesses different relative atomic mass. ठीक, ये भी लिखिए, आइसोटोप सेम एलिमेंट के होते हैं मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं और इसलिए इनका रिलेटिव एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। चलिए लिखिए। हाँ, एक और भाई लोगों से जो है वो ओपिनियन लेना था मुझे कि आपको ये व्हाइट बैकग्राउंड ऐसे अच्छा लग रहा है या ब्लैक बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। जो कहेंगे वही बैकग्राउंड रखेंगे। लाइक दिस इज व्हाइट बैकग्राउंड, डू यू लाइक दिस? और दिस इज ब्लैक बैकग्राउंड, डू यू लाइक दिस? हाँ भाई, व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक। ये देखिए व्हाइट बैकग्राउंड है, एक तो ये इस पे लिखना हो रहा है कि हम इस पे लिखें, और दूसरा है ये ब्लैक बैकग्राउंड है, इस पे लिखना हो रहा है, इस पे लिखें। तो आपको कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है? हाँ भाई, नीचे से ओपिनियन खोल लेते हैं। स्निग्धा, व्हाइट और ब्लैक? सब ब्लैक। ब्लैक, ओके। श्रेया दुबे, व्हाइट और ब्लैक? Sir, black. ब्लैक, ओके। श्लोक, व्हाइट और ब्लैक? सर व्हाइट। व्हाइट, ओके। सादिक इलियास, व्हाइट और ब्लैक? सर ब्लैक। ब्लैक, फाइन, ओके। प्रत्यक्ष गुप्ता, व्हाइट और ब्लैक? ब्लैक। ब्लैक, ओके, ठीक। नेहा, व्हाइट और ब्लैक? Sir, black. ब्लैक, ओ ब्लैक के फेवर में ज्यादा वोट आ रहे हैं। रैयान, मिहिर? सर ब्लैक। सर सब ब्लैक वाले ही, सब ब्लैक वाले ही। रिचा, लक्षिता, मयंक? Black. Black. ब्लैक, 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 ब्लैक। लोग को ही बस व्हाइट पसंद है। ओके। दीपाली? व्हाइट। ब्लैक। ब्लैक, यार व्हाइट, मुझे व्हाइट पसंद था यार। मेरे साथ में बस एक ही वोट मिला यार, मुझे सिर्फ एक वोट मिला। नहीं सर, मैं भी हूँ सर, मेरे को था। अच्छा अच्छा, चलिए भाई, डेमोक्रेसी की ही चलेगी, ब्लैक ही रहेगा, कोई बात नहीं। वैसे मैंने बहुत सारे कलर रखे हुए हैं मगर ज्यादातर व्हाइट ही। एक ये भी रखा हुआ था, देखिए सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहा था 12th वालों को, उनसे पूछा था, वहां ओपिनियन करके लोगों ने ये वोट दिया था। देखिए 12th वालों ने वोटिंग करके ये कलर पसंद किया था। आई हैव लॉट्स ऑफ कलर्स, ठीक, बट जो है वो क्या कहते हैं कि वो लाइक ये वाला कलर था, ये वाला कलर था और ये वाला कलर था। उन्होंने वोटिंग करके, मतलब, मगर यूजुअली व्हाइट और ब्लैक ही रखता हूँ, मगर जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने वोटिंग करके ये कलर पसंद किया था 12th वालों ने। तो एक चैप्टर ऐसे भी पढ़ाया। एनीवेज, चलिए लिख लिया आपने, व्हाइट और ब्लैक तो चलता रहेगा, जो से कलर कहेंगे वो कलर रख दूंगा, डोंट वरी। यस सर। ठीक, अब आइसोटोप का झगड़ा हम कैसे सॉल्व करते हैं? अनदर 10 मिनट्स देन वील एंड आवर क्लास। एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, जहां लड़ाई झगड़ा होता है तो वहां हम क्या निकालते हैं? एवरेज। एवरेज, तो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास का ये फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, डरना नहीं है। सिग्मा FI/AI, ये फॉर्मूला देख के डरना नहीं है। सिग्मा FI/AI, ये सिग्मा ये किसके लिए यूज होता है? सम के लिए, समेशन, समेशन यानी एडिशन के लिए। सिग्मा FI/AI। व्हाट इज FI? व्हाट इज FI? ये देखिए FI क्या है? FI, हाँ भाई दीपाली पढ़िए, FI क्या है? फ्रैक्शनल अबंडेंस। और AI क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू, प्लीज नोट इट डाउन। ऊपर वाला सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। सबने, सारे बच्चों ने नोट डाउन किया? यस सर। हाँ भाई, भूमिका आपने कलर नहीं बताया आपका, वोट लेना भूल गया मैं, बताइए। सर दोनों ही ठीक है। वाह वाह, ये तो पक्का पॉलिटिक्स में जाएंगी भाई, पक्का। ये तो फ्यूचर में आपके नेता बनने वाली हैं। दोनों ही ठीक है, वाह 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 वाह, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
नोट डाउन। रिचा ने भी नहीं बताया अपना ओपिनियन। रिचा? सर ब्लैक। ब्लैक, ओके फाइन। चलिए भाई नोट डाउन करिए। ब्लैक में कॉन्ट्रास्ट आ जा रहा है, मे बी इसलिए लोगों को पसंद है। एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू सिग्मा FI AI। ठीक, सिग्मा क्या है? समेशन, F फ्रैक्शनल अबंडेंस, AI क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल अबंडेंस का क्या मतलब है? फ्रैक्शन in which it is found in फ्रैक्शनल अबंडेंस का क्या मतलब है? वो फ्रैक्शन जिसमें वो नेचर में पाया जाता है। सर मतलब सर जिस क्वांटिटी में वो पाया जाता है। क्वांटिटी में नहीं, किस रेशियो में पाया जाता है। मान लीजिए नेचर में हमें समंदर में से जितना क्लोरीन मिल रहा है उसमें 75% कौन सा वाला मिल रहा है? 35 AMU। और 25% जो ऑब्टेन हो रहा है वो कौन सा वाला मिल रहा है? 37 AMU। तो यानी 75% मिल रहा है, यानी उसकी अबंडेंस कितनी हो गई? 3/4। और 25% जो मिल रहा था उसकी अबंडेंस कितनी हो गई? 1/4। 1/4। दिख रहा है आपको या और जूम आउट करूं? दिख रहा है? इज इट विजिबल? प्लीज बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। अगर अगर अपनी आंखों में आप स्ट्रेन से बचना चाह रहे हैं तो जिन भी अगर बच्चों के घर में लैपटॉप या टैबलेट हो तो वो उसी पे लेक्चर देखें, ताकि उस पे बड़ा बड़ा नजर आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल ही आप अपने पेरेंट्स से डिमांड करने लगे कि वो सर बोल रहे थे कि एक लैपटॉप खरीदवा दिए या टैबलेट खरीदवा दिए। ऐसा नहीं है, मोबाइल पे भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर चाह रहे हैं कि आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़े तो यू प्रेफरेबली यूज अ लैपटॉप और अ टैबलेट, क्योंकि साइज बड़ा रहेगा तो कम से कम चीजें बड़ी बड़ी नजर आएंगी। बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल में भी फिर लैंडस्केप मोड में कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली साइज बड़ा हो जाता है। प्लस जूम में ये भी है कि आप अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन को टैप करेंगे तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। आप खुद भी जूम कर सकते हैं उसको। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप अपने स्क्रीन को टच कीजिए, देखिए जूम हो जाएगा। करिए, टच करके देखिए, जूम हो जाएगा। हो रहा है या नहीं हो रहा बताइए? अब स्निग्धा जूम हो रहा है या नहीं? यस सर हो रहा है। चलिए ठीक है, तो और भी बड़ा करके देख सकते हैं। आंखों पे स्ट्रेन डालने की जरूरत नहीं है। ब्लैक कलर उसलिए अच्छा है कि आंखों में ग्लेयर नहीं आती होगी। व्हाइट से बहुत ज्यादा आंखों में ग्लेयर आती होगी, ब्लैक से ग्लेयर नहीं आती है ना? चलिए ओके, अब वही एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला देखते हैं। अगर ये लोगों ने लिख लिया हो तो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला देखते हैं। सिग्मा FI AI। तो जैसे यही क्लोरीन वाला एग्जांपल लूंगा मैं। 35 AMU वाला क्लोरीन नेचर में 75% पाया जाता था। 37 AMU वाला क्लोरीन नेचर में 25% पाया जाता था। तो ये 3/35 AMU था 3/4, और ये 37 AMU था 1/4। तो 3/4 into 35 AMU plus 1/4 into 37 AMU। ये देखिए 3 into 35, फिर 4 कॉमन ले लिया, 1 into 37 डिवाइडेड बाय 4। तो ये देखिए क्लोरीन का एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ गया? 35.5 AMU। 35 पॉइंट। तो यानी जो आप पॉइंट में देख रहे हैं वो आपको पता नहीं है, मगर आप क्या देख रहे हैं? Average relative atomic mass. Average relative atomic mass. You are looking at the average relative atomic mass. Okay? Yes sir. It is not the absolute mass. मतलब आप देखिए, एक क्लोरीन का तो 35 है, दूसरे वाले का 37 है, बट ये जो आपकी वेटेड एवरेज वाली वैल्यू है 35.5, तभी तो पॉइंट में आ रहा है। Yes sir.
नोट डाउन करें सब लोग और भाई बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। श्रेया समझ में आया मैम? यस सर। प्रत्यक्ष आप बताइए। यस सर, आ गया। लक्षिता? यस सर। दिव्या? Yes, sir. ओके। चलिए भाई, एक होमवर्क क्वेश्चन ये देखते हैं हमें कौन करके भेजता है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लें और फिर इसको करके भेजें। क्वेश्चन क्या है जाने से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ भाई दीपाली, क्वेश्चन पढ़िए। Naturally occurring boron consists of two isotopes whose relative atomic mass are 10.01 and 11.01 AMU. The average relative atomic mass of the natural boron is 10.81 AMU. Calculate percent abundance of each isotope. ठीक, ओके, ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और मैं वेट करूंगा। मुझको इसका The सॉल्यूशन 20% of 10.01 and 80% of 11.01. चलिए देखेंगे वर्किंग सॉल्यूशन भेजेंगे। वर्किंग अपनी कॉपी में करिएगा, ये आराम से जो अपनी क्लास वर्क वाली कॉपी है उसी में करिएगा, फिर मोबाइल से फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके, तो ये क्वेश्चन नोट डाउन करिए और उसके बाद में हम अपनी क्लास फिनिश करते हैं। सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड वील एंड द क्लास। आई विल बी सेंडिंग द रिकॉर्डिंग आफ्टर प्रॉब्ली 15 मिनट्स और सो। नोट डाउन करिए। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? सब वाला टॉपिक करा दीजिए सर। हाँ अभी ठीक है, अभी ये खत्म हो जाए फिर पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर ले लो फिर। मैंने व्हाट्सएप भी वैसे कर दे रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। आई एम आल्सो सेंडिंग द व्हाट्सएप ऑफ दिस क्वेश्चन टू द ग्रुप। आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप में इसका व्हाट्सएप भी भेज दे रहा हूं। देखिए ग्रुप पे व्हाट्सएप भेज दिया मैंने सवाल का, आ गया देखिए। यस सर। चलिए ओके देन। यस सर। यस। ओके, विद दिस नोट वी एंड दिस क्लास। मैं रिकॉर्डिंग भी क्लोज कर दूंगा एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। जो आप मिहिर बोल रहे थे अभी डिस्कस कर लेंगे। सो लाइक फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पस वी आर एंडिंग दिस क्लास। Thank you everyone. We'll meet again in lecture number 4. Thank you. Thank you, sir. Thank you.